नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं YouTube चैनल मंथन द लर्निंग पाथ। दोस्तों, इसके पहले की कक्षा में हम लोगों ने देखा कि बाल विकास क्या होता है, बाल विकास के सिद्धांत क्या हैं, किन सिद्धांतों के आधार पर बाल विकास होता है। दोस्तों, अब हम लोग अपनी आज की कक्षा में देखेंगे कि बाल विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं, उन अवस्थाओं को कैसे वर्गीकृत किया गया है, कैसे उनको नामकरण दिया गया है और आगे किस तरह से ये विशेषता लिए हुए अपने एक अवस्था में सभी डोमेनों में, सभी क्षेत्रों में बाल विकास होता है या बाल विकास संपादित होता है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि बाल विकास की अवस्थाएं क्या हैं। बाल विकास की अवस्थाएं। डेवलपमेंट। दोस्तों, जब कभी हम बाल विकास की अवस्था की बात करते हैं तो एक कन्फ्यूजन हमारे सामने आता है। ये अवस्था यानी स्टेज और एज, ये दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। एक है अवस्था और दूसरी है आयु। ये कन्फ्यूजन वाली स्थिति बन जाती है कि अवस्था क्या होती है और आयु क्या होती है। तो दोस्तों, अवस्था जो है वो उम्र का एक कालखंड है, ये एक आयु का एक खंड है, यानी एक निश्चित वर्ग, जो आयु का एक निश्चित वर्ग होगा उसको हम अवस्था का नाम देते हैं, उसकी विशेषता, उसके गुणों के आधार पर। जैसे कहा जाता है कि यह बालक है, तो बालक होना एक अवस्था है, बालक की एक अवस्था हो सकती है, लेकिन एक वर्ष जो है वो अवस्था नहीं हो सकती, वो आयु होती है। उसको हम आयु के नाम से जानते हैं कि एक वर्ष क्या है, आयु है। लेकिन एक वर्ष अवस्था कहना उचित नहीं होगा, यद्यपि उसका सेंस हो सकता है कि एक हो कहने वाले के दिमाग में या सुनने वाले के लिए, लेकिन अवस्था वहाँ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि अवस्था जो है वो एक आयु खंड है। जैसे 1 साल से 5 साल तक, 2 साल से 4 साल तक, 3 साल से 8 साल तक, 3 साल से 4 साल तक, ये एक आयुखंड है जिसको अवस्था उसके गुणों और विशेषताओं के आधार पर कहा जाता है। तो ये एक कन्फ्यूजन आमतौर पर रहता है, इसलिए मैंने इसकी यहाँ पे चर्चा की। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि किस आधार पर कैसे वर्गीकरण किया गया। इसको आप लोग संभवतः नोट कर लिए होंगे, इसको इरेज करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, जब कभी शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने बालकों के अध्ययन की बात सोची या बालकों के अध्ययन की बात आई शैक्षिक परिवेश में, शिक्षा की समस्याओं को लेकर के, बालक की अधिगम प्रक्रिया से लेकर के, बालक के व्यक्तित्व को लेकर के, तो कोई भी परिवर्तन जो विकास के स्वरूप आता है वो कभी एकाएक नहीं आ जाता है। ना तो ये एकाएक आता है और ना तो उसका एक निश्चित कोई आयु है, कोई ऐसी सीमा है कि जिस सीमा पर जा कर के ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और एक नई चीज़ें आज से दिखने लगी। यानी आप एक दिन सो कर के उठे हों और दूसरे दिन आपको एक नई चीज़ दिख गई हो और लगा हो कि नहीं, ये आज से ही ऐसा हुआ है। तो ये एक समस्या का विषय था कि कैसे बालकों का अध्ययन किया जाए कि उनके कुछ गुण विशेष किसी एक आयु खंड में आए होंगे या उनका अस्तित्व एक खंड में रहा होगा, कि उनका अस्तित्व किसी एक कालखंड में रहा होगा और उसके बाद धीरे धीरे उनका अस्तित्व समाप्त हुआ होगा या उसका स्वरूप बदला होगा, स्वरूप में परिवर्तन हुआ होगा या नया स्वरूप आया होगा। दो चीजें हैं, नया स्वरूप दिखना और नया स्वरूप दिखना और नया स्वरूप समाप्त हो, कोई पुराना स्वरूप जो है वो समाप्त होना। ये दो चीजें हैं। तो कोई ऐसा समय होगा, कोई ऐसा आयुखंड होगा जहां पे कुछ नई चीजें दिखी होंगी और कोई ऐसा आयुखंड होगा जहां पे कुछ पुराने गुण, पुरानी विशेषताएं, पुराने लक्षण वो समाप्त हुए होंगे या दिखना धीरे धीरे बंद हो गए होंगे। तो ये सब चीजें थी जिसके नाते शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट हुआ कि बालकों की पूरी उम्र को
कुछ विशेष गुणों, उनकी विशेषताओं, उनके लक्षणों के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाए। तो इस तरफ जब शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का ध्यान गया तो उन्होंने वर्गीकरण करना प्रारंभ किया। लेकिन समस्या यहाँ ये आती है कि बहुत सारे शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने अपने आधार पर, अपने अध्ययन के आधार पर, अपने शोध के आधार पर उन्होंने बहुत तरह के वर्गीकरण कर डाले हैं। किसी ने 4 वर्गीकरण बताया है, किसी ने 5 वर्गीकरण बताया है, किसी ने 10 वर्गीकरण बताया है। तो इसकी संख्या अलग अलग है। लेकिन हमको यहाँ पे जो देखना है वो अध्ययन के दृष्टिकोण से देखना है। हमारी जो आगामी परीक्षाएं हैं जिसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें किस खास वर्गीकरण के आधार पर या कहाँ से शब्द उठाए जाते हैं, किन शब्दों के आधार पर हमारे सवाल बनते हैं, हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उस आधार पर हम देखते हैं कि वर्गीकरण क्या है और किसको रखा जा सकता है कि जहाँ से हमारे सवाल मिले। तो चलिए हम लोग देखते हैं। नंबर 1 पर दोस्तों हमको मिलता है, थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं जिससे सारी चीज़ें आ जाएं। नंबर 1, गर्भावस्था, प्रीनेटल स्टेज है। ये होता है गर्भधारण से जन्म तक होता है दोस्तों, जन्म तक। दूसरा है शैशवावस्था। इन्फेंसी स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष तक होता है। नंबर 3 है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड स्टेज। ये 2 से 12 वर्ष का होता है दोस्तों। इसी को बाल्यावस्था को यहाँ पे 2 भागों में बांट दिया जाता है दोस्तों। तो नंबर 1 ए हो जाता है, ए और बी में हम वर्गीकरण कर देते हैं। ए यहाँ पे हो जाता है पूर्व बाल्यावस्था, जिसको प्री चाइल्डहुड कहते हैं। इसकी जो उम्र होती है वो होती है 2 से 6 वर्ष। और ये उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर का मतलब होता है बाद, उत्तर बाल्यावस्था, जिसको आप पोस्ट चाइल्डहुड कह सकते हैं या लेटर कह सकते हैं, दोनों चीज़ें आती हैं। पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज, जो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक मानी जाती है। ये बाल्यावस्था। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे किशोरावस्था की बात की जाती है। किशोरावस्था, जिसको आप एडोलेसेंस कहते हैं, एडोलेसेंस स्टेज। ठीक है, ये होती है 12 वर्ष से 19 या 20 वर्ष तक मानी जाती है। कुछ लक्षण इसके जो हैं, वैसे ये 12 से 18 वर्ष बहुत जगहों पर मिलता है, लेकिन जो किशोरावस्था है उसके लक्षण जो होते हैं वो 19-20 साल तक माने जाते हैं। कुछ लक्षण जैसे मानसिक विकास की स्थिति देखी जाए या और भी कुछ ऐसी चीज़ें देखी जाएं तो वो 19-20 साल तक लक्षण दिखते हैं, इसलिए 19-20 साल तक ये कहीं कहीं मिलता है। ये है आपका स्टेज। थोड़ा सा हमको भ्रम है कि कहीं आपको किशोरावस्था न दिख रहा हो, मैं चेक कर लेता हूँ फिर।
चलिए, बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है, तो चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपकी अवस्था, जिन अवस्थाओं से होकर के बाल विकास गुजरता है। इसके बाद प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था है, उसका जिक्र हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ है गर्भावस्था, जब माँ कंसीव करती है और गर्भ धारण करने के बाद, इसको थोड़ा सा सुधार लें, गर्भ धारण करने के बाद जन्म तक जिस तरह से विकास गर्भ में होता है उसकी चर्चा यहाँ पे होती है। उसके बाद शैशवावस्था होती है, जहाँ पे बच्चे को शिशु के रूप में देखा जाता है। इसमें तमाम बातें आती हैं, तमाम कन्फ्यूजन है। शैशवावस्था को भी कई भागों में बांटा गया है, कहीं कहीं 2 सप्ताह का, 1 सप्ताह का, इस तरह से करके बंटवारा किया गया है। लेकिन शैशवावस्था जहाँ पे हम लोग एक जैसे देखते हैं, यानी हम जन्म से 2 वर्ष तक इसको मान करके चलते हैं। बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था जो है यहाँ से दोनों में अलग अलग लक्षण दिखते हैं हमको, इसलिए ये अलग अलग दिखाया गया है और इससे संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था जो है वो 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था मानी जाती है, और उत्तर बाल्यावस्था जो होती है वो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की मानी जाती है। और किशोरावस्था जो है वो एडोलेसेंस यानी 12 वर्ष से 19 या 20 वर्ष तक की मानी जाती है, या कहीं कहीं 18 वर्ष आपको मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ है, देखिए कि यहाँ पे 2 वर्ष यहाँ पे भी है और 2 वर्ष यहाँ पे भी है, 12 वर्ष यहाँ पे भी है और 12 वर्ष यहाँ पे भी आता है। यहाँ पे किशोरावस्था में भी शुरुआत में दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि या तो आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि जन्म से 2 वर्ष यानी 2 वर्ष की समाप्ति, और इसमें मान लीजिए इसमें भी वही है कि यहाँ पे 2 वर्ष समाप्त होने पर या होते होते, और यहाँ पे भी मान लीजिए 2 वर्ष समाप्त होने से लेकर के 12 वर्ष के समाप्त होने तक। या फिर एक चीज़ें मानी जा सकती हैं कि 2 वर्ष के प्रारंभ, यहाँ पे 2 वर्ष का प्रारंभ और यहाँ पे 2 वर्ष का प्रारंभ, यानी 2 वर्ष यहाँ पे प्रारंभ होता है वहीं ख़त्म हो जाता है, और यहाँ 2 वर्ष प्रारंभ हो जाता है तो वहाँ पे शुरू हो जाता है। लेकिन ये चीज़ें उचित नहीं होंगी। यहाँ जन्म से 2 वर्ष है, इसका मतलब 2 वर्ष पूरा करने के बाद। तो जन्म से 2 वर्ष और 2 वर्ष से 12 वर्ष यानी 2 वर्ष की समाप्ति, कोई भी लक्षण किसी ऐसे बॉर्डर लाइन पर, इसको इस तरह से समझिए जो जरूरी है समझना, कि कोई ऐसी बॉर्डर लाइन नहीं बनाई गई है कि कोई ऐसा दिन फिक्स है कि आज कोई 5 जनवरी को 2 साल का पूरा हुआ तो 6 जनवरी को बाल्यावस्था के कोई विशेष गुण दिखने शुरू हो जाएंगे। ऐसा कदापि नहीं होता है। होता क्या है कि ये जो होता है वो एक संक्रमण काल होता है। जो वर्ष होता है, जिस वर्ष में शुरू होता है एक अवस्था और एक अवस्था समाप्त होती है, तो ये वर्ष जो होता है, इस वर्ष के कुछ समय, लास्ट के कुछ महीने जो होते हैं वो संक्रमण काल होता है। इस समय में या इस पूरे वर्ष में दोनों अवस्थाओं के कुछ विशेष गुण दिखते हैं। कुछ, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि कुछ लक्षण समाप्त होते दिखते हैं और कुछ लक्षण दिखते हैं, या कुछ लक्षण में प्रशुद्धता आती है, कुछ लक्षण अपनी शुद्धता की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह से दोनों में ये वर्ष डाला जाता है। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, 3 वर्ष के प्रारंभ, तीसरे वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 12वें वर्ष के अंत तक भी कर सकते थे, या ये जन्म से लेकर के 2 वर्ष के अंतिम तक कर सकते थे। इसको तीसरे वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 12वें वर्ष के अंतिम तक कर सकते थे। लेकिन वो चीज़ें उपयुक्त नहीं होंगी। इसलिए नहीं उपयुक्त होंगी कि ये दूसरा वर्ष दोनों में शामिल है, क्योंकि इस दूसरे वर्ष में कोई भी ऐसा गुण नहीं होगा जो पूर्ण रूप से अस्पष्ट हो जाए या पूर्ण रूप से विलीन हो जाए, खत्म हो जाए। तो वो खत्म हो सकता है, लेकिन वही लक्षण, उसी लक्षण से संबंधित आगे का जो क्रम होगा वो इसी वर्ष में दिख जाएगा। इसलिए दोनों अवस्थाओं में एक ही वर्ष शामिल किया जाता है। तो इस तरह से गर्भावस्था जो है वो गर्भधारण से जन्म तक है, शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक है, बाल्यावस्था वो 2 वर्ष से 12 वर्ष है,
इसी बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा गया, जहां पे पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था को लाया गया 2 वर्ष से 6 वर्ष तक और 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था जो है वो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक है, और किशोरावस्था वो है 12 वर्ष से 20 वर्ष या 19 से 20 हो जाती है। तो इस तरह से ये वर्गीकरण किया गया है। इन अवस्थाओं में विभिन्न क्षेत्रों में बालक का विकास होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं कि किन किन क्षेत्रों में एक अवस्थाओं में विकास होता है, यानी विकास के क्षेत्र क्या हैं। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए इरेज करता हूं, संभवतः आप लोग नोट कर लिए होंगे। एक बात और है दोस्तों कि यहाँ पे जो पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था दी गई थी, जो ए बी करके दिया गया था, उसको आप संख्या के आधार पर भी बढ़ा सकते हैं, यानी 4 और 5 आगे 6 भी कर सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो विकासात्मक अवस्था वो यहाँ तक पहुँची थी, यानी गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ये 3 नंबर था, तो 3 नंबर हो जाएगी पूर्व बाल्यावस्था, 4 नंबर पर हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था अगर आप नंबर को ध्यान देंगे, और 5 नंबर हो जाएगा किशोरावस्था। इस तरह से आप नंबर अपने मन से कर सकते हैं। नंबर कोई मायने नहीं रखता है, मायने रखता है उनके लक्षण, उनकी विशेषताएं, उनके गुण। तो चलिए हम लोग देखते हैं विकास के क्षेत्र। विकास के क्षेत्र, चलिए विकास के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर जो आता है वो शारीरिक विकास आता है। क्या आता है दोस्तों? शारीरिक विकास। शारीरिक विकास। नंबर 2 आता है फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको आप कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा है मानसिक विकास। मानसिक विकास, इसको आप मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं। इसको कई नाम दिया जाता है, मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, बहुत सारे नाम है। फिलहाल मेंटल डेवलपमेंट आप लोग लिखिए। उसके बाद सामाजिक विकास। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट, और है सांवेगिक विकास, सांवेगिक विकास। सांवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, ये मुख्य प्रकार हैं, मुख्य क्षेत्र हैं जहां पे विकास होता है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आपको दिखेंगे और ये लगे, जो आपने देखा होगा कहीं और आपको लग रहा होगा कि वो यहाँ पे नहीं है, तो वो दोस्तों ये मुख्य हैं, ये मेन हैं। इसी के अंदर जैसे अगर हम भाषा विकास की बात करें, भाषा विकास, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो मानसिक विकास के अंतर्गत आएगा कि भाषा विकास क्या होता है। बौद्धिक विकास या बुद्धि का विकास, ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो मानसिक विकास के अंतर्गत आएंगी। अगर हम नैतिक विकास की बात करें दोस्तों, अगर हम क्या बात करें, नैतिक विकास की बात करें, मोरल डेवलपमेंट की बात करें अगर हम,
तो मोरल डेवलपमेंट जो है वो सामाजिक विकास के अंतर्गत आ जाता है। तो इस तरह से विकास की संख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो इसी के अंतर्गत चीज़ें बताई जाएंगे। तो आप लोग जान लीजिए कि शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, सांवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, जो मोरल डेवलपमेंट है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो इसकी संख्या बढ़ भी सकती है। भाषाई विकास जो है, लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो मानसिक विकास के अंतर्गत आ जाएगा। तो इन क्षेत्रों में आदमी किसी एक विशेष अवस्था में इन सभी क्षेत्रों में विकास करता है। इसीलिए जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो एक पर्टिकुलर अवस्था में इन सारे विकास को देखते हुए चलेंगे कि किस तरह से शैशवावस्था में मानसिक विकास होता है, किस तरह से सामाजिक विकास होता है, किस तरह से मानसिक विकास होता है, किस तरह से सांवेगिक विकास होता है, किस तरह से नैतिक विकास होता है, किस तरह से भाषाई विकास होता है। इस प्रकार हम लोग एक एक अवस्था में सभी क्षेत्रों के विकास को देखते हुए चलेंगे। ये बताने का तात्पर्य मेरा दोस्तों ये था कि पहले आप पढ़ने के लिए, कोई चीज़ समझने के लिए पहले उसकी एक रूपरेखा तैयार कर लेनी जरूरी है। ये समझ में आ जाता है, ये हमारे दिमाग में ये सेट हो जाता है कि हम ये इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं और इसी के अंतर्गत हमको ये सारी चीज़ें पढ़ना है। इसलिए ये एक रूपरेखा हमने आपको बता दी है कि एक अवस्था के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए कि हम शैशवावस्था पढ़ रहे हैं, शैशवावस्था, इन्फेंसी को पढ़ रहे हैं। अब हमको इन्फेंसी में इन सारे विकास को पढ़ना है, जितने भी विकास हैं उन सारे विकास को इन्फेंसी में हमको पढ़ना है। हम बाल्यावस्था पढ़ रहे हैं तो बाल्यावस्था में हमको सारे विकास पढ़ने हैं। हम किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था पढ़ रहे हैं तो सब कुछ पढ़ना है। उत्तर बाल्यावस्था पढ़ रहे हैं तो सारे विकास को पढ़ना है। किशोरावस्था पढ़ रहे हैं तो सारे विकास को पढ़ना है। इस तरह से हम लोग कल की कक्षा में शुरू करेंगे कि शैशवावस्था में कैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांवेगिक विकास और सामाजिक विकास या नैतिक या भाषाई विकास होता है। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त की जाती है। अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे, और अगली कक्षा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग समझ सकें कि किस तरह से एक क्षेत्र में और जहाँ से क्वेश्चंस उठते हैं। और मैंने कई सालों के क्वेश्चन देखे हैं। कल जो आपको सिद्धांत पढ़ाए गए हैं उन सिद्धांतों से लगभग हर साल एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर आ जाता है किसी न किसी सिद्धांत से संबंधित। तो इसलिए आप लोग ध्यान से वीडियो को बार बार देखें, समझें कि किस तरह से किस सिद्धांत के अंतर्गत कौन सी विशेषता लिए हुए विकास होता है।